माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। मैं भोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हमारी अलंकार की श्रृंखला में अलंकार का विषय टॉपिक चल रहा था, उसकी वीडियो में किसी कारणवश से नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, लेकिन पुरानी सीरीज़ को हम वापस शुरू करते हैं। और पहले की सीरीज़ में हमारे कवि परिचय चल रहे थे। देखो, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर क्या बोरिंग सा टॉपिक चला रखा है आपने, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक चलाओ। आप कवि परिचय डाल रहे हो, अलंकार डाल रहे हो। कुछ बच्चे वगैरह एक सर व्याकरण शुरू करो, छंद ये संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इन चीज़ों को पढ़ाओ। देखो, फ़िलहाल मैं 11वीं और 12वीं क्लास के ही बच्चों पर फोकस है मेरा। और 11वीं और 12वीं क्लास में जो हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य में जो कवि परिचय दे रखे हैं, मैं सिर्फ उनको कंप्लीट कराऊंगा पहले। इसके साथ जो मैंने अलंकार विषय का टॉपिक चला रखा है, अर्थात काव्य शास्त्र को तो मैं पूरा कराने वाला हूँ। काव्य शास्त्र में चाहे वो अलंकार हो, छंद हो, शब्दशक्ति हो, रस हो, काव्य गुण दोष हो, पहले मैं इनको पूरा कराऊंगा। उसके बाद मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी वादा किया था कि मैं आपको 9वीं और 10वीं का व्याकरण प्रारंभ करने वाला हूँ। तो 9वीं और 10वीं का व्याकरण मैं तभी पढ़ाऊँगा जब मेरा ये काव्य शास्त्र पूरा हो जाएगा। अलंकार के अभी हिंदी अनिवार्य के अलंकार बहुत सारे बच रहे हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में हिंदी अनिवार्य के अलंकार पूरे नहीं हुए हैं अभी। फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य के अलंकार, जो विशेष अलंकार होते हैं कुछ, उन अलंकारों को पढ़ेंगे। और धीरे धीरे कई परिचय 4 नंबर के होते हैं। पहले हम इन 4 नंबरों के टॉपिक को पूरा करेंगे, कवि परिचय और लेखक परिचय को। चलिए, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम जिस लेखक का परिचय पढ़ रहे हैं वो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन एवं साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा संक्षिप्त ही देखेंगे, ज़्यादा गहराई इनके बारे में नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं फणीश्वर नाथ रेणु के, जो हमें परीक्षा में लिखना है, जो परीक्षा से संबंधित उपयोगी हैं, क्योंकि आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। 80 शब्दों में आपको किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का आपको परिचय और उसका साहित्य परिचय देना होता है, उससे ज़्यादा भी आप नहीं लिख सकते। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। जन्म की बात करें तो 4 मार्च 1921 बिहार के अररिया ज़िले के औरहाई हिंगना गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार के अररिया ज़िले के औरहाई गांव हिंगना में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, डेट याद रखना है आपको, 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। आगे चलिए, देखो, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी शिक्षा की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 8वीं तक की। उसके बाद अररिया में पूरी करने के बाद फारबिसगंज और अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास मैट्रिक नेपाल के विराटनगर से की। उसके बाद इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने 1942 में हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं। 1950 ईस्वी में उन्होंने नेपाल क्रांति आंदोलन में भी भाग लिया। अगला बिंदु है, आपने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। देखो, फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार, कौन सा? आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। आंचलिक उपन्यासकार, आप ऐसा कह सकते हो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने ही हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु को ही हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता माना जाता है।
बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और वो भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। और सबसे जो पहला उपन्यास मेला आंचल भी इन्हीं का उपन्यास माना जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु को। आप एक विशेष बिंदु इनके बारे में याद रखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या से कहा जाता है, आंचलिक उपन्यासकार इनको कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, आपके लेखन में प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाना है। यानी कि इनका जो लेखन है ना, वो सामाजिक और यथार्थवादी, प्रेमचंद की जो सामाजिक और यथार्थवादी परंपरा है उसको आगे बढ़ाना ही है। और आज़ादी के बाद तो आपको, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु को प्रेमचंद की संज्ञा दी गई। अर्थात आज़ादी के बाद फणीश्वर नाथ रेणु को प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाने लगा। और इनके बारे में देखो विशेष चर्चा करते हैं कि इनका जो मेला आंचल उपन्यास है, जो कि कब लिखा गया था, 1954 में। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल उपन्यास जो कि 1954 में लिखा गया था, उस पर इन्हें पद्मश्री, कौन सा, पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, देखो। और अब बात करते हैं इनके साहित्य परिचय पर। देखो, साहित्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले उपन्यासों की बात करें, एक जुलूस नाम का इन्होंने उपन्यास लिखा था। जुलूस नाम का जो उपन्यास इन्होंने लिखा था वो लिखा गया था 1954 ईस्वी में। जुलूस नाम का जो उपन्यास इन्होंने लिखा वो 1954 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें उपन्यास में गोडियार गांव की नवी नगर कॉलोनी की कथा है। गोडियार गांव था एक, वहाँ पे एक कॉलोनी थी, नवी नगर कॉलोनी थी। उसका वर्णन किया गया किसमें, जुलूस में, जो कि 1954 में लिखी गई थी। उसके बाद में इनका उपन्यास का नाम है दीर्घतपा, जो कि 1964 दीर्घतपा उपन्यास 1964 में लिखा गया। इस उपन्यास में देश की आज़ादी के नाम पर सब कुछ रहने वाली नारी की कथा है। देखो, जो दीर्घतपा उपन्यास है उसमें देश की आज़ादी के नाम पर सब कुछ सहने वाली नारी का वर्णन किया गया है। किसमें, दीर्घतपा में। कब लिखा गया था, 1964 में। अगला इनका उपन्यास है वह है पलटू बाबू रोड। ये उपन्यास इनका 1979 में लिखा गया था। 1997 में लिखा गया था ये उपन्यास। अगला जो इनका उपन्यास है वो अगला उपन्यास है मेला आंचल, जिसके बारे में हम अभी बातें कर रहे थे। कौन सा उपन्यास है, मेला आंचल उपन्यास जो इनका लिखा गया था वो लिखा गया था 1954 में। कब लिखा गया था, 1954 में। और इसी उपन्यास पर इन्हें पद्मश्री जो पुरस्कार था वो दिया गया था। किस पर, मेला आंचल पर। ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप, हिंदी में सही मायने में ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यानी कि हिंदी का जो प्रथम आंचलिक उपन्यास है, कौन सा, आंचलिक उपन्यास, वो फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल ही माना जाता है। अगली है इनकी परती कथा। अगली रचना कौन सी है, परती कथा जो उपन्यास है वो लिखा गया था 1957 में। परती कथा उपन्यास वो 1957 में लिखा गया था। परती कथा 1957 में लिखा गया था।
ये पूर्णिया ज़िले का परानपुर को आधार बनाकर इसमें हजारों एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की मुख्य कथा के साथ गीता मिश्र डायरी कृत को मिलाकर 2 पीढ़ियों के अंतर्जाल को रचनात्मक धरातल पर चित्रित किया गया है। किसमें? परिकथा में, प्रति परिकथा में। अगला उपन्यास है कितने चौराहे, जो 1966 में लिखा गया था। अगली इनकी रचना है कलंक मुक्ति। कौन सा है? कलंक मुक्ति। इसके बाद इन्होंने कुछ कहानी भी लिखी है। कहानी है मारे गए गुलफान, एक आदिम की रात्रि की महक, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबले तबे एकला चलोर, ठेस और संवादिया। ये इनके क्या हैं? चलिए इनकी कहानियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये फणेश्वर नाथ रेणु सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानीकार भी माने जाते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानीकार भी इन्हें कहा जाता है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इनकी कहानी है मारे गए गुलफान। मारे गए गुलफान, जो कि आगे देखो, अगली है एक आदिम रात्रि की महक। ये चर्चित कहानियाँ हैं इनकी। और लाल पान की बेगम, ठीक है। और उसके बाद में पंचलाइट और ठेस, ये इनकी जैसे ठुमरी है। ठुमरी 1559 में लिखी गई थी। अग्निखोर 1959 में और अग्निखोर 1973 में। एक श्रावण की धूप 1984 में। संवादिया इनकी कहानी है। संवादिया ध्यान रखना, बहुत अच्छी कहानी है भी। एक महिला की मार्मिक कहानी का वर्णन किया गया है इसमें। और भी बहुत सारी कहानी है। अच्छे आदमी, देखो और भी आपको कहानियों का नाम बताता हूँ। जैसे इनकी पहलवान की ढोलक आपने पढ़ा होगा, है ना, 12वीं क्लास में पहलवान की ढोलक। और नैना जोगनी भी इनकी कहानी का नाम है। और तीसरी कसम उर्फ मारे गए उल्फान। तीसरी कसम उर्फ, ये जो मारे गए उल्फान है, इसका दूसरा नाम है तीसरी कसम। तो इनके ये कहानियों का नाम आप याद रखने और कथा संग्रह का आप नाम रखें। ठुमरी, अग्निखोर, श्रावणी, एक श्रावणी धूप की और अच्छे आदमी। दोस्तों, फणेश्वर नाथ रेणु के बारे में इतना ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को साझा करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। और बहुत जल्द आपको अलंकार की वीडियो भी डाल दी जाएगी। और कुछ अब कवि बचे हैं, उन कवियों का भी आपको परिचय कराया जाएगा। धन्यवाद।